तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का कंप्लीट नॉलेज में। तो इससे पहले हम लोगों ने धातु अधातु के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा था और आज पढ़ेंगे संयोजकता के आधार पर। इसका भी कुछ चर्चा किया था हमने पिछली क्लास में। तो आज देखिए, संयोजकता पहले निकालने आना चाहिए आपको, और संयोजकता निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालता है, देखिए, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए उसको कक्षा KLMN यानी पहले कक्षा को K एक द्वारा, दूसरी को L द्वारा, तीसरी को M और N को इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कक्षा की संख्या। और ये जो है उस कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इतना आदमी, इतना इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में रह सकते हैं। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। जिस प्रकार समझिए ना कि बस में जो होता है ना कि एक बस में 30 से 35 सीट होता है, तो उसमें 35 आदमी बैठ सकते हैं। तो उसी प्रकार यह भी लिमिट है कि एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 और इस प्रकार से रह सकते हैं। तो इसी आधार पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे और उसका सूत्र होता है 2n²। यानी जब यहाँ पे मैंने 1 रखा n की जगह पर कक्षा की संख्या, तो 2 रह सकते हैं। n बराबर 2 रखा तो 8 इस प्रकार से आया है। तो देखिए, सोडियम को हम लोग निकालते हैं 2, सोडियम का हो गया 2, 8, 1। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है। और ये क्लोरीन है, इसका 17 होता है, तो इसको लिखेंगे 2, 8, 10 और 7, 17। और ये सब लोग इधर देखिएगा, इधर, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप यह सीख लीजिएगा तो आगे दिक्कत नहीं होगी। 2, ये कैल्शियम है, इसके परमाणु संख्या 20 होता है। 8, 10, तो क्या यहाँ पे मैं 10 लिख सकता हूँ? देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि ये टोटल 10 हो गया। बताइए आप लोग, यदि पता है तो। यह गलत हो जाएगा यदि आपने यहाँ पर 10 रख दिया। क्यों? क्योंकि किसी भी बाहरी कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं पूर्ण रूप से भरे होने के लिए। और पूर्ण रूप से भरा हुआ कक्षा कब माना जाता है? जब उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होता है। ये भी पूर्ण रूप से भरा है, यह भी पूर्ण रूप से भरा है, और यह भी सब इसमें भरे हुए हैं। लेकिन जब 2 प्रकार से हो जाएगा, 8 भी रहेगा तो पूर्ण रूप से भरा माना जाएगा, और 18 भी रहेगा तो पूर्ण रूप से भरा हुआ। तो देखिए, यहाँ पे 10 रख देने पर, तीसरे में तो इसकी क्षमता 18 है, लेकिन हमने रखा 10 रख देने से तो इसकी भर नहीं रहा है, खाली ही रह रहा है। इसलिए यहाँ पे 10 न रख के यदि हम लोग 8 रख देंगे तो यह पूर्ण रूप से भरा माना जाएगा। क्योंकि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 8 होता है तो उसमें माना जाता है पूर्ण भरा हुआ। और अंत में बचता है, भले ही इसकी संख्या 18 है, लेकिन 8 ही लेंगे, क्योंकि ना 18 हो रहा है हमारा और ना 8 हो रहा है। तो इसलिए हम पूर्ण रूप चाहेंगे, तो 8 माना जाता है पूर्ण रूप, तो इसलिए 8 लिया जाता है। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2। तो देखिए, यह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। और इसी पर संयोजकता निकलता है, जो मैंने पिछले क्लास में बताया था आप लोगों को। इसका 1 हट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस, यानी सोडियम की होता है संयोजकता 1, क्लोरीन का होता है 1, और कैल्शियम का हो जाएगा 2। ये संयोजकता हो जाएगा। तो देखिए, संयोजकता के आधार पर जब वर्गीकरण किया गया ना, तो विभिन्न प्रकार के संयोजकता, यानी एक वाले संयोजकता को जितने तत्वों का है एक समूह में, 2 जितने तत्वों का संयोजकता है उसको एक समूह में रखा गया। लेकिन यह भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पे क्लोरीन का संयोजकता भी 1 है और सोडियम का संयोजकता भी 1 है। लेकिन दोनों देखिए, यह एक अधातु हो जा रहा है और यह धातु। यह एक प्लस हो जा रहा है सोडियम में और इसमें माइनस हो जा रहा है। तो इसलिए इसका गुण भिन्न भिन्न हो जा रहा है। तो इसलिए यह भी फेल हो गया। और कुछ से तत्वों का दूसरा जो पॉइंट है कि परिवर्तनशील संयोजकता होता है। जैसे फेरस, लोहा का देखिएगा तो कभी कभी 2 संयोजकता देता है, कभी कभी 3। उसी प्रकार से कॉपर देखिएगा तो कभी कभी 1 और कभी 2 संयोजकता देता है। तो इसलिए यह फेल हो गया। तो इसके बाद अब दूसरे वैज्ञानिक आए और अपना उन्होंने वर्गीकरण का नियम प्रस्तुत किया। तो वो जर्मनी वैज्ञानिक थे। 3 नंबर देखिए, लिख रहा हूं यहाँ पे। तो देखिए, यह तीसरा वर्गीकरण था, डुबेरेनर का त्रिक नियम। इन्होंने क्या किया, 3 तत्वों का समूह बनाया परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते हुए। तो इन्होंने 3 तत्वों का समूह बनाकर और पाया कि जब 2 अंतिम तत्वों का जो भार है परमाणु द्रव्यमान, उसका औसत जो होता है ना, दूसरे परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, एवरेज का। तो इस प्रकार से इनका नियम था।
तीन तीन समूह को बनाया, इसलिए त्रिक कहा गया, क्योंकि इनके वर्गीकरण के आधार में तीन ही तत्व थे। और इन्होंने पाया कि देखिए, ये मान लीजिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, इसका संकेत होता है Li, सोडियम का होता है Na और पोटेशियम का हो गया K। तो इन्होंने क्या देखा कि इन दोनों तत्वों का परमाणु द्रव्यमान का एवरेज जो होता है वो बीच वाले के बराबर होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने वर्गीकरण किया। देखते हैं हम लोग। देखिए, तो इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 7, इसका होता है 23 और इसका होता है 39। तो एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं? जब दोनों तत्वों को जोड़कर इसमें 2 से भाग दे देते हैं। देखिए 39 प्लस 7 बटे, देखिए 40 और 46 बटे 2, तो हमने देखा कि आ गया 23, और ये बीच वाला का भी है 23। तो इस प्रकार से इन्होंने नियम बनाया था कि तो तीन तत्वों को समूह में बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखकर और देखा जाए तो दोनों अंतिम तत्वों का एवरेज इस बीच वाले के समान होता है। तो यह डुबरेनर का नियम कहा गया। तो इसमें देखिए इस प्रकार से बनाया और कुछ दिन तक यह नियम चला, लेकिन यह भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे तत्व आए जिनका परमाणु द्रव्यमान भी अलग अलग मिलने लगा। तो देखिए यहाँ तक हमने पढ़ा और इनका भी नियम फेल हो गया। तो इसके बाद आए वैज्ञानिक न्यूलैंड। न्यूलैंड का अष्टक नियम बोला जाता है। इनका फेल क्यों हो गया? क्योंकि इनके द्वारा भी सभी तत्वों का अध्ययन नहीं हो सका, इसीलिए अब फेल हो गया। तो दूसरे वैज्ञानिक है न्यूलैंड। न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है। और न्यूलैंड ने क्या किया, 8 तत्वों को एक एक बार लिया और उन्होंने पाया कि प्रत्येक प्रथम तत्व का गुण जो होता है 8वें तत्व के गुण के समान होता है। जैसे संगीत के स्वर पर सजाया उन्होंने, सारे गामा पधनी, तो उन्होंने पाया कि सारे इस प्रकार से चलता है ना, सारे गामा पधनी। तो उन्होंने पाया कि प्रत्येक प्रथम तत्व का गुण प्रत्येक 8वें तत्व के गुण से मिलेगा। तो उसी को न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा गया। देखिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए इस प्रकार से इन्होंने तत्वों को सजाया, 8 तत्वों का समूह बनाया और इन्होंने पाया कि प्रत्येक प्रथम तत्व का गुण इस 8वें तत्व के गुण से मिलेगा। मान लीजिए कि यदि सोडियम से हम लोग प्रारंभ करें ना, या यहाँ से स्टार्ट कीजिए या यहाँ से, फ्लोरीन से या सोडियम से, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और इधर सल्फर के बाद क्लोरीन आता है। तो इस प्रकार से इन्होंने देखा कि यदि यहाँ से शुरू किया जाता 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके समान होगा, यानी प्रत्येक 8वें का प्रथम का गुण 8वें से मिलेगा। उसी प्रकार यदि यहाँ से शुरू किया जाए तो इससे 8वें गिनने पर इसका गुण समान होगा। इस प्रकार से इन्होंने नियम बनाया कि प्रत्येक प्रथम तत्व का गुण अपने आगे वाले के 8वें के गुण के समान होगा। लेकिन यह भी फेल हो गया। जब इन्होंने वर्गीकरण किया तो उनके समय पे 56 तत्व ही ज्ञात हुए थे और उन 56 तत्वों का पूरा अध्ययन इसके द्वारा नहीं किया जा सका, क्योंकि जब कैल्शियम के बाद जब इस प्रकार से बनाया गया ना समूह परमाणु को बढ़ते हुए द्रव्यमान के क्रम में, तो देखा गया कि कैल्शियम के बाद यह लागू नहीं होता है, भिन्न भिन्न हो जाता था, अलग अलग गुण मिलने लगे। तो इसलिए यह भी नियम फेल हो गया। तो इसके बाद आए हमारे दूसरे वैज्ञानिक और उन्होंने प्रयास जारी रखा अपने वर्गीकरण का। तो इस प्रकार से आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये न्यूलैंड का अष्टक नियम हो गया। देखिए एक बार बोल रहा हूँ, न्यूलैंड का अष्टक नियम परिभाषा कि पूछा जाता है एग्जाम में, न्यूलैंड का अष्टक नियम को लिखें। तो इनका जो परिभाषा था वह था अष्टक नियम का कि प्रत्येक तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाने पर यदि किसी भी तत्व से प्रारंभ किया जाए, मान लीजिए यहाँ से प्रारंभ कीजिए या यहाँ से, किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर आने वाले अगले 8वें तत्व का जो गुण होता है इस तत्व के समान होगा, यानी प्रथम तत्व के गुण के समान होगा। तो जैसे कि संगीत के नियम में होता है, सारे गामा
सा रे गा मा प ध नि। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आके समान मिलेगा, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा तो पुनः 1 2 3 4 5 6 और यह 7 और पुनः यही रिपीट होगा। जैसे 7 से स्टार्ट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 हुआ और पुनः 8 पे ये आ जाएगा, क्योंकि रिपीट दोहराना होता है। तो इस